हलाकू खान, मंगोल एम्पायर का वो खूंखार जनरल जिसने अपने दादा चंगेज खान की खूनी विरासत को एक नए और खौफनाक हद पर पहुंचा दिया। एक ऐसा दरिंदा जो खुद को खुदा का अजाब कहता और जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर खुलफा को कालीन में लपेटकर अपने घोड़ों के पैरों तले कुचलवा दिया था। इस खूंखार मंगोल ने न सिर्फ खुफिया तंजीम हशाशीस के नाकाबिले फतह किलों को तबाह किया, बल्कि दुनिया के सबसे अजीम शहर बगदाद में ऐसा कत्लेआम किया कि दरियाए दजला का पानी बेगुनाहों के खून से लाल हो गया। लेकिन दुनिया की आधी आबादी को काटने वाले जालिम हलाकू खान को आखिर किसने रोका, और ये मंगोल आखिर आपस में क्यों कट मरे? खौफ, गद्दारी और तबाही से भरी हलाकू खान की ये मुकम्मल कहानी देखिए द ट्रूथ डायरीज में। साल था 1217 जब मंगोल एम्पायर के सबसे ताकतवर घराने में एक बच्चे का जन्म हुआ। ये चंगेज खान के सबसे छोटे बेटे तो लुई का बेटा था, जिसका नाम रखा गया हलाकू। हलाकू का बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं, बल्कि उसने आंख खोलते ही अपने इर्द गिर्द सिर्फ तलवारें, खून और कटे हुए सर देखे। उस दौर के मंगोल कबीले में रहमदिली को एक कमजोरी समझा जाता था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हलाकू सिर्फ 9 साल का था तो उसने अपनी जिंदगी का पहला शिकार एक जंगली बकरी का किया। मंगोल कानून के मुताबिक बच्चे का पहला शिकार उसकी मर्दानगी और खून खराबे की दुनिया में पहला कदम होता था। उस वक्त उसके दादा चंगेज खान खुद वहां आए। चंगेज खान ने उस मरे हुए जानवर का खून और चर्बी अपने हाथों में लिया और 9 साल के बच्चे हलाकू के चेहरे और अंगूठे पर मल दिया। ये एक खौफनाक रस्म थी जिसका मतलब था कि आज से तुम्हारा हाथ खून से रंग गया है और अब मौत तक तुमने यही काम करना है। हलाकू खान की मास्ट और घरतानी बेकी एक शातिर और ज़हीन औरत थी। हिस्टोरियंस इसे उस वक्त की सबसे ताकतवर औरत मानते हैं, क्योंकि उसने अपने बेटों की ऐसी तरबियत की कि आगे चलकर उसके 4 बेटों ने दुनिया की 4 अलग अजीम सल्तनतों पर राज किया। उसने बचपन से ही हलाकू और उसके भाइयों के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि तुम दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हो, जो तुम्हारे आगे ना झुके उसे मिटा दो। और ऐसे ही हलाकू ने अपनी माँ से सियासी चालाकी सीखी और अपने इर्द गिर्द के सिपाहियों से बेरहमी। जब हलाकू 10 साल का हुआ तो उसके दादा चंगेज खान की मौत हो गई। चंगेज खान की मौत के बाद अगले लगभग 24 सालों तक मंगोल एम्पायर आपस की सियासी जंगों और साजिशों का शिकार रही। तख्त के लिए सगे भाई और रिश्तेदार एक दूसरे का खून बहा रहे थे और बिल्कुल इसी खून खराबे के माहौल में हलाकू जवान हुआ। जब उसके दूसरे भाई सियासी चालाकियां सीख रहे थे, हलाकू मैदान जंग में तलवार चलाना और लोगों के सर काटना सीख रहा था। इन 20 सालों में उसने खुद को एक ऐसा बेरहम जरनैल बना लिया था जिसके दिल में किसी के लिए कोई रहम नहीं था। उसकी माँ इन सारे हालात पर नजर रखे हुए थी। उसने ऐसा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला कि अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाकर आखिरकार 1251 में हलाकू के सबसे बड़े भाई मोंके खान को मंगोल एम्पायर के सबसे बड़े तख्त पर बिठा दिया। मोंके खान बादशाह बनते ही पूरी दुनिया को फतह करके अपने दादा चंगेज खान का ख्वाब पूरा करना चाहता था, और इसी सिलसिले में उसने अपने छोटे भाई हलाकू खान को बुलाया। मोंके जानता था कि हलाकू से बड़ा दरिंदा इस वक्त मंगोलों में कोई नहीं है, इसलिए उसकी जंगी काबिलियत और बेरहमी को देखते हुए मोंके ने मंगोल आबादी के हर 10 में से 2 सिपाही निकालकर एक अजीम फौज हलाकू के हवाले कर दी। मिशन सिंपल था कि मगरिब की तरफ जाओ, जो तुम्हारे आगे घुटने टेक दे उसे छोड़ दो, और जो सिर उठाए उसे नक्शे से मिटा दो। तुम्हारी मंजिल दुनिया का सबसे अजीम शहर बगदाद है। हलाकू खान अपने दादा चंगेज खान के नक्शे कदम पर निकल पड़ा, लेकिन बगदाद पहुंचने से पहले उसके रास्ते में सबसे पहला और खतरनाक दुश्मन था हशाशी। ये वही खुफिया कातिलों का ग्रुप था जिनसे दुनिया के बड़े बड़े बादशाह खौफ खाते थे। हशाशीन का राज अलामत के अजीम पहाड़ी किले पर था, जिसे हराना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन हलाकू खान बाकी बादशाहों जैसा नहीं था।
वो जज्बाती नहीं बल्कि बहुत शातिर था। वो जानता था कि पहाड़ पर तलवारें काम नहीं आएंगी, इसलिए वो अपने साथ 1000 स्पेशल बाहिर सिपाहियों को ले गया। उन्होंने ऐसी खतरनाक तोप और बारूद का इस्तेमाल किया कि असैसिन्स के उस नाकाबिले फतह किले की ईंट से ईंट बजा दी। जो काम सदियों से बड़े बड़े बादशाह नहीं कर सके थे, वो हलाकू खान ने कर दिया। उसने उस खुफिया कल्ट का नामो निशान मिटा दिया और अब हलाकू खान की खून की प्यासी नजरें दुनिया के सबसे अजीम शहर बगदाद की तरफ थी। 13वीं सेंचुरी का बगदाद अब्बासी खिलाफत का कैपिटल था। ये दुनिया का सबसे अमीर और पढ़ा लिखा शहर था। यहाँ के खलीफा का नाम अल मुस्तसिम था। जब हलाकू खान ने खलीफा को खत भेजा कि सरेंडर कर दो वरना तबाह कर दिए जाओगे, तो खलीफा ने उसे जवाब भिजवाया कि पूरे दुनिया के मुसलमान मेरे इशारे पर तुम्हें तबाह करने आ जाएंगे। Muslims of the entire world will come at my command to destroy you. खलीफा को मालूम नहीं था कि उसका अपना वजीर इब्न अल-अलकमी एक गद्दार था। वजीर चाहता था कि खलीफा मारा जाए ताकि वो खुद पावर में आ सके। इस गद्दार वजीर ने खुफिया तरीके से हलाकू खान से खतों किताबत शुरू कर दी। जब खलीफा को फौज तैयार करनी चाहिए थी तो वजीर ने उसे धोखे में रखा और कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं बादशाह सलामत, बल्कि हलाकू आपसे डरता है। वजीर ने धोखे से बगदाद की आधी से ज्यादा फौज को छुट्टी पर भेज दिया और उनकी तनख्वाह रोक दी। जनवरी 1258 में जब हलाकू खान की 1.5 लाख फौज ने बगदाद को चारों तरफ से घेर लिया, तब जाकर खलीफा की आंखें खुली। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। खलीफा ने घबराकर हलाकू को दौलत देकर वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन हलाकू ने साफ कह दिया, अब मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारी जान चाहिए। 13 फरवरी 1258 को मंगोल फौज बगदाद में दाखिल हुई और फिर बगदाद की गलियों में ऐसा कत्लेआम शुरू हुआ जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को बेदर्दी से काट दिया गया। वहां मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बैत अल हिकमा, जिसे हाउस ऑफ विजडम भी कहा जाता है, मंगोलों ने उसे भी तबाह कर दिया। वहां ग्रीक, पर्शियन और इंडियन साइंस की सदियों पुरानी 4 से 8 लाख नायाब किताबें मौजूद थी। ये सारी किताबें दरियाए दजला में फेंक दी गई, जिसकी वजह से दरिया का पानी स्याही से काला और खून खराबे की वजह से लाल हो गया था। उस दिन इस्लामी दुनिया का गोल्डन एज भी हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन खलीफा अल मुस्तसिम की हलाकू खान को सरेंडर ना करने की सजा अभी भी बाकी थी। हलाकू ने खलीफा को जिंदा पकड़ा और उसे उसके अपने ही खजाने वाले कमरे में कैद कर दिया। कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा रखा। जब खलीफा ने भूख से खाना मांगा तो हलाकू ने उसके आगे सोना और हीरे रख दिए। फिर हलाकू खान ने ताना मारते हुए कहा, खाओ इसे। अगर तुमने इस सोने को जमा करके रखने के बजाय अपनी फौज पे खर्च किया होता तो आज तुम इस हाल में ना होते। उसके बाद क्योंकि मंगोलों का अकीदा था कि बादशाह का खून जमीन पर गिरने से अजाब आता है, हलाकू ने दुनिया के सबसे बड़े खलीफा को एक कालीन में लपेटवाया और उस पर अपने घोड़े दौड़ा दिए। खलीफा घोड़ों के पैरों तले कुचल कर मारा गया और यूं अब्बासी खिलाफत का 500 साल का उरूज मंगोलों ने खाक में मिला दिया। बगदाद को राख करने के बाद हलाकू खान का घमंड आसमान छू रहा था। अब उसकी अगली मंजिल थी शाम। उस वक्त शाम में अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के परपोते अन नासिर यूसुफ की हुकूमत थी, लेकिन वो अपने परदादा जैसा बहादुर नहीं था। जब हलाकू ने शाम के मशहूर शहर अलेप्पो पर हमला किया और वहां कत्लेआम मचाया तो सलाहुद्दीन का यह परपोता डर कर भाग गया। लेकिन फिर मंगोलों ने उसे ढूंढकर उसे कैदी बना लिया और शाम के दूसरे शहर दमिश्क को भी फतह कर लिया। इन लगातार कामयाबियों के बाद हलाकू को लगने लगा था कि अब उसे हराना नामुमकिन है और ऐसे में अब उसका अगला टारगेट था मिस्र, जहां मामलुक सुल्तान की हुकूमत थी। हलाकू ने मामलुक सुल्तान कुतुस को एक खत भेजा जिसे तारीख का सबसे खौफनाक खत माना जाता है, जिसमें लिखा था कि जमीन के सबसे बड़े बादशाह की तरफ से हम खुदा का अजाब है, अपने किले गिरा दो और हमारे आगे घुटने टेक दो, वरना हम तुम्हारी औरतों को गुलाम बनाएंगे और बच्चों को काट देंगे। लेकिन सुल्तान कुतुस डरने वालों में से नहीं था। उसने हलाकू के उन सफीरों को अपने दरबार में लाकर जो हलाकू का पैगाम लाए थे उन्हें जीभ से काट दिया और उनके कटे हुए सर
काहिरा के दरवाजे पर लटका दिए। ये एक सीधा ऐलान जंग था, लेकिन ऐन उसी वक्त किस्मत ने मंगोलों के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला। हलाकू को खबर मिली कि मंगोलिया में उसके बड़े भाई मंगोल किंग मोंगके खान की मौत हो गई है। मंगोल कानून के मुताबिक बादशाह के मरते ही सारी जंगें रोक दी जाती थी और एक अजीम शाही जिरगा बुलाया जाता था जिसे कुरुलताई कहते थे। नए बादशाह के चुनाव और तख्त की इस आपस की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए हलाकू को मजबूरन अपनी आधी से ज्यादा अजीम फौज लेकर वापस मुड़ना पड़ा। वापस जाते उसने मिस्र फतह करने की जिम्मेदारी अपने सबसे वफादार जरनैल कितबुगा को एक छोटी सी फौज देकर सौंप दी, और यही मामलुक्स का सबसे बड़ा मौका था मंगोलों को सबक सिखाने का। और यूं सितंबर 1260 को तारीख की सबसे अजीम जंगों में से एक द बैटल ऑफ एन जालूत के लिए मैदान सजा। बैटल ऑफ एन जालूत में सुल्तान कुतुज और उनके बेहतरीन जरनैल बैबर्स ने मंगोल फौज का सामना किया। बैबर्स कोई आम जरनैल नहीं था, वो असल में एक गुलाम था जिसे मंगोलों ने ही बचपन में उसके घर से उखाड़कर गुलामी के लिए बेच दिया था। फिर बाद में वही गुलाम मामलुक सल्तनत का पावरफुल जरनैल बना और मंगोलों के लिए सबसे बड़ा अजाब बनकर उनके सामने खड़ा था। यहाँ मामलुक के जनरल बैबर्स ने ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटजी चली जिसने मंगोलों को हिला कर रख दिया। उसने मंगोलों की ये ट्रिक उनके खिलाफ यूज की, द फील्ड रिट्रीट, यानी कि भागने का धोखा। इस चाल का मकसद दुश्मन को झूठी जीत का लालच देकर अपने बिछाए हुए मौत के जाल में खींच लाना था। बैबर्स ने अपनी फौज का एक छोटा हिस्सा आगे भेजा। जब मंगोलों ने हमला किया तो मामलुक्स डरकर भागने की एक्टिंग करने लगे। हलाकू खान का वफादार जनरल कितबुगा मामलुक्स के इस जाल में फंस गया और उनके पीछे भागा। जैसे ही मंगोल भागते हुए एन जालूत की वादियों में दाखिल हुए तो पहाड़ों के दोनों तरफ छुपी हुई मामलुक्स की फौज ने उन पर अचानक धावा बोल दिया। मंगोल चारों तरफ से घिर चुके थे। एन जालूत में मामलुक्स ने ऐसी बहादुरी से जंग लड़ी कि मंगोल जनरल कितबुगा मारा गया और दुनिया की तारीख में पहली बार मंगोलों को आमने सामने की जंग में एक खौफनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुनिया में फैली हुई ये मिथ कि मंगोलों को हराना नामुमकिन है एन जालूत के मैदान में दफन हो गई, लेकिन मामलुक्स की ये जीत सिर्फ एन जालूत तक महदूद नहीं थी। इस जीत के फौरन बाद मामलुक फौज आगे बढ़ी और उन्होंने शाम के वो सारे अजीम शहर अलेप्पो और दमिश्क मंगोलों से वापस छीन लिए जिन पर हलाकू ने कब्जा किया था। जो इलाके हलाकू ने दुनिया को डराकर फतह किए थे वो मामलुक्स ने अपनी तलवार के जोर पर चंद दिनों में वापस आजाद करवा लिए। एन जालूत की वो हार कोई मामूली हार नहीं थी। जब हलाकू खान को अपने सबसे बेहतरीन जनरल के मरने और फौज के तबाह होने की खबर मिली तो उसका घमंड चकनाचूर हो गया। वो गुस्से से पागल हो गया। इसी गुस्से और बेबसी में आकर हलाकू ने कैद किए हुए उस अय्यूबी बादशाह अन्नासिर यूसुफ को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया और फिर उसने कसम खाई कि वो वापस जाकर मामलुक्स को ऐसा सबक सिखाएगा कि मिस्र की ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन हलाकू फौरन वापस हमला नहीं कर सका क्योंकि मंगोलिया में तख्त के लिए उसके दो दूसरे भाइयों कुबलाई खान और आरिफ बोके के बीच एक खौफनाक जंग शुरू हो चुकी थी। आमतौर पर हर किसी को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बनने का शौक होता है, लेकिन हलाकू खान एक दरिंदा जरूर था, बेवकूफ नहीं। उसने पूरी दुनिया का बादशाह बनने की कोई कोशिश नहीं की। वो जानता था कि बगदाद और पर्शिया फतह करके वो पहले ही दुनिया के सबसे अमीर हिस्से का मालिक बन चुका है। इसलिए हलाकू ने तख्त के लिए लड़ने के बजाय चालाकी से अपने भाई कुबलाई खान को सपोर्ट किया। बदले में कुबलाई खान ने ऐलान कर दिया कि आज से मिडिल ईस्ट का अकेला और एब्सोल्यूट बादशाह हलाकू खान है। इस डील से हलाकू ने अपनी एक आजाद सल्तनत की बुनियाद रखी जिसे तारीख में इल्खानी सल्तनत कहा जाता है। अपना तख्त और सल्तनत सिक्योर करने के बाद अब हलाकू पूरी तरह फ्री था कि वो मामलुक से अपनी शर्मनाक हार का बदला ले। लेकिन इस बार मौत उसके सामने से नहीं बल्कि उसके बिल्कुल पीछे से आने वाली थी। हलाकू के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार मामलुक्स नहीं बल्कि खुद उसका अपना खून बनने वाला था, और वो था चंगेज खान का एक दूसरा पोता बरके खान।
जो उस वक्त रूस के अजीम इलाके गोल्डन होर्ड का मालिक था। बरके खान की एक ऐसी बात थी जो उस वक्त दुनिया के किसी और मंगोल में नहीं थी। वो ये कि बरके खान इस्लाम कबूल कर चुका था। जब बरके खान को खबर मिली कि हलाकू ने बगदाद में लाखों बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम किया है और उनके खलीफा को बेदर्दी से मारा है, तो बरके खान की आंखों में खून उतर आया। इसी जलाल में आकर उसने कसम खा ली थी कि वो हलाकू से बेगुनाह मुसलमानों के खून का हिसाब जरूर लेगा। बगदाद के कत्लेआम के बाद बरके खान फौरन हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो हलाकू की फौज उस वक्त बहुत ताकतवर थी और दूसरा मंगोल एम्पायर का सबसे बड़ा बादशाह मोंके खान उस वक्त जिंदा था। बागी बनकर पूरे मंगोल एम्पायर से अकेले टकराना उस वक्त बेवकूफी थी। इसलिए बरके खान कई सालों तक गुस्से का घूंट पीकर खामोश रहा और किसी सही वक्त का इंतजार करता रहा। और अब जब हलाकू ऐन जालूत की हार के बाद कमजोर हो चुका था और तख्त की आपसी लड़ाई में भी उलझा हुआ था, तो बरके खान को अपना बदला लेने का बेहतरीन मौका मिल गया। जब हलाकू खान मामलुक्स के साथ जंग करने निकला, तो बरके खान ने मामलुक्स के साथ अलायंस बनाया और हलाकू खान पर पीछे से बहुत बड़ा हमला कर दिया। काफकाज के बर्फीले पहाड़ों में दोनों अजीम मंगोल फौजें टकराईं। जब हलाकू खान की फौज बरके खान के सिपाहियों का पीछा करते हुए जमी हुई नदी पर आई, तो अचानक बर्फ टूट गई। हलाकू की आधी फौज उस बर्फीले दरिया में डूबकर मर गई। अपनी अजीम फौज को इस तरह बर्फ में गर्क होते देखकर हलाकू खान पर खौफ तारी हो गया। वो अब चारों तरफ से घिर चुका था। आगे मामलुक्स थे और पीछे उसका अपना कजिन बरके खान। हलाकू अब आगे बढ़ने के काबिल ही नहीं रहा। अपनी जान बचाने के लिए हलाकू को मैदान छोड़कर अपने महफूज इलाके पर्शिया की तरफ एक बहुत ही शर्मनाक वापसी करना पड़ी और फिर वहां अपने मजबूत किलों में जाकर छुप गया, जिसकी वजह से बरके खान उसे मार तो नहीं सका, मगर उसने हलाकू को उसकी सरहदों तक पीछे धकेलकर अपना बदला पूरा कर लिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी 2 सालों में हलाकू खान अपने महल में कैद और बदले की आग में जलता रहा। जो हलाकू कल तक दुनिया के बादशाहों को तख्त छोड़ने की धमकियां देता था, अब उसकी बेबसी का ये आलम था कि वो मामलुक्स और बरके खान के खिलाफ मदद मांगने के लिए यूरोप के ईसाई बादशाहों को मिन्नत भरे खत लिखता, लेकिन उसकी कोई अलायंस, कोई चाल काम नहीं आई। इस आपसी जंग, शर्मनाक हार और अपनों की दुश्मनी ने हलाकू खान को अंदर से तोड़ कर रख दिया। आखिरकार 1265 में दुनिया को खून के आंसू रुलाने वाला ये जालिम एक शदीद बीमारी का शिकार हुआ और घुट घुट कर मर गया।